At 45-degree latitude, the sky will burn. Fire approaches the great new city. Immediately, the hug scattered flame lamp when they want proof from the Normans. आज से करीब 450 साल पहले फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने ये 4 लाइनें कविता के रूप में लिखी थी। इसमें उन्होंने व्याख्या की है एक नए और विशाल शहर की जो 45 डिग्री लैटिट्यूड पर आया हुआ है और इस शहर में अग्नि तांडव होता है, चारों ओर ज्वाला ही ज्वाला, और इस बात की गवाही नॉर्मन लोग देने वाले हैं। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि यह आगाही नास्ट्रेदामस ने किसके लिए की थी। करीब 4 सदी तक या कहें 450 साल तक ये आगाही वैसे के वैसे ही पड़ी रही। नास्ट्रेदामस के बाद बहुत सारे भविष्यवक्ता इस आगाही को सच होने का इंतज़ार करते हुए पड़े रहे, लेकिन जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ, उसके बाद से ही भविष्यवक्ताओं में नास्ट्रेदामस के ये शब्द आग की तरह फैल गए। इंटरनेट पर उनकी वाहवाही होने लगी और लोग ये मानने लगे कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियाँ सच साबित होने लगी हैं। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नष्ट होने का आभास नास्ट्रेदामस को उस समय हुआ था जब अमेरिका में रेड इंडियन प्रजाति रहती थी। अभी यूरोपियन लोग वहाँ पहुँचे नहीं थे। कोलंबस को ही अमेरिका पहुँचे हुए मात्र 65 साल हुए थे। अब अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में जानकारी लें तो ये दोनों सेंटर जहाँ पर बने हुए थे वो एक न्यूयॉर्क शहर, एक न्यू सिटी के रूप में था, और अगर इसकी स्थिति को मापें तो एग्जैक्ट 45 डिग्री पर तो नहीं, लेकिन हाँ 45.5 डिग्री लैटिट्यूड पर है, यानी कि अपनी व्याख्या की गई स्थिति से 600 किलोमीटर की दूरी पर यह बसा हुआ है। अब अगर इसके ऊपर की 2 लाइनों को हम सही मान भी लेते हैं तो इस कविता की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी लाइन वह है नॉर्मन लोग, मतलब नॉर्वे के मूल निवासी, यानी कि नॉर्वे के वाइकिंग लोग्स, जो आज से करीब 1500 साल पहले फ्रांस के नॉर्मन नदी के किनारे बसे थे और उन्होंने बाद में पूरा फ्रांस जीत लिया था और समय के बीतने के साथ साथ वो लोग भी फ्रेंच हो गए थे। मगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ इन फ्रेंच लोगों का क्या संबंध था? तो गुण रहस्य को पता लगाने वाले और कड़ियों को जोड़ने वाले लोगों ने आखिर इसका कड़ी जोड़ ही ली और इसके अनुसार इस घटना से एक दिन पहले 10 सितंबर 2001 को फ्रेंच गुप्तचर विभाग ने अमेरिका की FBI को उन पर होने वाले हमले की जानकारी दी थी। ये तो रही एक घटना, मगर नास्ट्रेदामस ने ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं जो सच हुई हैं या फिर भविष्य में सच होने की बात लोगों के दिमाग में बैठ गई है। साल 1502 में जन्म लेने वाले नास्ट्रेदामस ने खुद की और पूरे विश्व की कुंडली निकाली थी। उसने पूरे विश्व का भविष्य लिखा हुआ है, लेकिन केवल साल 3797 तक। लेकिन इस घटना के आज 450-500 साल बाद भी नास्ट्रेदामस टीवी में, अखबारों में और इंटरनेट पर लोगों के दिमाग में बस गया है। जैसे कोई बड़ी घटना होती है, लोग नास्ट्रेदामस से इसका संबंध खोजने में बैठ जाते हैं। एक तरफ विश्व की तारीख में अपना स्थान बनाने वाले महान व्यक्ति जैसे मालेगन, लियोनार्डो दा विंची, बिस्मार्क, न्यूटन, महात्मा गांधी और लिंकन जैसे समय के साथ साथ भूतकाल के अस्तित्व बनते जा रहे हैं, लेकिन नास्ट्रेदामस को कोई भूल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी यादों को भी 1775 साल और जीवित रहना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने साल 3797 तक की भविष्यवाणियां की हुई हैं, मगर इसके बाद की उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। तो आइए जानते हैं कि भविष्य में इतनी दूर तक भविष्यवाणी करने वाला ये व्यक्ति था कौन। आज लोगों के दिलों में बसने वाला ये व्यक्ति 14 दिसंबर सन 1503 में फ्रांस के एक छोटे से गांव रैमी में जन्मा था। अपने जन्म के कई सालों तक वो और उसके माता पिता अपने गांव के कोई खास व्यक्ति नहीं थे क्योंकि वो मूलतः यहूदी थे। उसके जन्म के 2 साल पहले 15 सितंबर सन 1501 को फ्रांस के राजा लुईस 7 ने अपना शाही फरमान निकाला था, जिसके अनुसार उसके राज्य के अंदर बसने वाले सभी यहूदियों को ईसाई धर्म अपनाना होगा और जो लोग इसे नहीं अपनाएंगे उन यहूदियों को इस प्रांत में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें इस प्रांत से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद नास्ट्रेदामस के पिता और रिश्तेदारों ने ईसाई धर्म अपना लिया और यहूदी इस प्रांत को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते थे। नास्ट्रेदामस के धीरे धीरे बड़ा होते
ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी उनके परिवार की आर्थिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके नाम में मिशेल द नास्त्रदामस ईसाई धर्म का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। ये नाम अभी भी यहूदी नाम ही दिखाई देता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और नास्त्रदामस को एक चीज में इंटरेस्ट आने लगा, और ये चीज उस समय की ईसाई धर्म की विचारधारा के साथ टकरा रही थी, और ये चीज थी तद्धित शास्त्र, रसायन शास्त्र और खगोल शास्त्र। नास्त्रदामस सन 1517 में आगे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गांव को छोड़कर उत्तर की तरफ गया, और साल 1520 में प्लेग नाम की महामारी पूरे यूरोप में फैल गई, जिसके कारण स्कूल बंद हुए और नास्त्रदामस अपने गांव लौट आया। इस दौरान कई सारे विद्यार्थी भी प्लेग की बीमारी से मारे गए थे। हालांकि नास्त्रदामस तो बीमार नहीं हुआ था, मगर लोगों को मरते देखकर उसके मस्तिष्क ने उसे प्रदीप शरीर शास्त्र में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला बना दिया। साल 1519 में वह यूनिवर्सिटी गया और वहां पर डिग्री लेने के बाद उसने डॉक्टर के रूप में कार्य प्रारंभ किया। उसने साल 1538 में शादी की और इसके बाद फिर से प्लेग नाम की महामारी आई। नास्त्रदामस के 2 संतान और पत्नी इस महामारी में मारे गए, और हताश होकर वो 6 साल की एक लंबी यात्रा में निकल गया। इस दौरान उसने प्लेग के कई मरीजों का इलाज किया। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी की और साल 1548 में उसने एक बहुत बड़ा मकान खरीदा। उस मकान में एक बालकनी थी और तब का आकाश आज की तरह पोल्यूटेड नहीं था, इस वजह से वो साफ साफ दिखाई देता था, और यहीं से नास्त्रदामस को ग्रहों और एस्ट्रोनॉमी में और भी ज़्यादा रुचि बढ़ गई। कुछ समय बीतने के बाद नास्त्रदामस को यह आभास होने लगा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का उसे आभास हो जाता है। आकाश में देखकर ग्रहों की आकाशीय गणना वह हर रोज करने लगा, मानो कि उसका भी उसमें कोई योगदान हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भविष्य के पूर्वदर्शन नास्त्रदामस को होते थे, ये उसका अपना ख्याल था। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, और वैज्ञानिक रूप से हम ऐसा मान भी नहीं सकते। खैर, जो भी हो, मगर 1548 के बाद एक डॉक्टर नास्त्रदामस का सिक्का एक भविष्यवक्ता के रूप में जमने लगा था। कई सारे लोग अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए उसके पास आने लगे थे। रोज शाम को खा पी कर वो अपनी बालकनी में जाता और ग्रहों का निरीक्षण करता, गुरु, शुक्र, मंगल सबकी गणना करता, और ऐसा करते करते अचानक उसे कोई अंतर प्रेरणा होती और वो एक भविष्यवाणी लिख देता। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियों का संग्रह उसने एक फाइल में बनाया, और इन सभी फाइलों के संग्रह को एक पुस्तक के रूप में उसने 1555 में प्रकाशित किया, जिसका नाम था लेस प्रोफेटेस डे एंड मैकल नास्त्रदामस। इसका हिंदी अर्थ बोले तो नास्त्रदामस की भविष्यवाणियां। इस पुस्तक में करीब 100 भविष्यवाणी थी और सभी एक कविता के फॉर्म में 4-4 पंक्तियों में लिखी हुई थी। नास्त्रदामस ने ये कविताएं फ्रेंच, लैटिन, इटालियन और ग्रीक भाषा के शब्दों को मिलाकर बनाई थी। नास्त्रदामस की पहली किताब, जिसका नाम बहुत लंबा है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म ही है, जिसे सेंचुरी 1 कहा जाता है। इसी तरह से आगे उसने सेंचुरी 2, सेंचुरी 3 और सेंचुरी 4 भी बनाई। हालांकि सेंचुरी 4 में उसने 100 नहीं, अभी तो 53 भविष्यवाणियां की थी। इस तरह से कुल मिलाकर उसने 353 भविष्यवाणियां की थी। इंसान जब दुखी होता है तो सांत्वना के लिए वो ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेता है। फ्रेंच लोगों के लिए 16वीं शताब्दी कई हद तक दुखदायी थी। धर्म के नाम पर खूनी संघर्ष हो रहे थे, प्लेग जैसी महामारियां बार बार आ रही थी, खेत मजदूरों का शोषण भी होता था, और इस तरह फ्रेंच की आम जनता का जीवन निराशाजनक था। और इसलिए इन सब के बीच नास्त्रदामस की किताबें बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां अगले कल, अगले साल की नहीं, अभी तो बहुत दूर की थी। इनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी थी जो उसने लिखी नहीं थी, केवल मौखिक रूप में कही थी। अभी तो इसमें से कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसे भी है जो नास्त्रदामस ने की ही नहीं थी, बस उसके नाम डाल दी गई। इनमें से कुछ प्रसंग अगर हम देखें तो साल 1555 में नास्त्रदामस बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हुआ था। वो घर में अकेला था, दरवाजा भी बंद था। उस रात एक सामंत का कुत्ता खो गया था। वो उसे बहुत प्यार करता था। यहाँ वहाँ ढूंढने पर जब वो कुत्ता नहीं मिला तो वो गांव के लोगों पर गुस्सा करने लगा। तब वो कुत्ते को खोजता हुआ नास्त्रदामस के घर पर पहुंचा, और जब वो दरवाजा खटखटाने लगा तो लेटे लेटे ही अंदर से नास्त्रदामस बोला, किस लिए धमाल मचा रहा है? यहाँ से कुछ दूर ओरियंस के रास्ते चला जा, तेरा कुत्ता वहाँ पर बंधा बैठा है, तेरी राह देख रहा है। तब सामंत वहाँ गया और उसका कुत्ता वहाँ बंधा हुआ मिल गया। इस घटना को हरगिज सच नहीं मान सकते, फिर भी कई सारे लोगों ने इस प्रसंग को नास्त्रदामस के नाम कर दिया और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। ये प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि दूर के गांव के लोग भी उसे जानने लगे। आखिरकार बात
फ्रांस की रानी कैथरीन तक पहुंची। उन्होंने नस्ट्राडामस की किताबें मंगवाई और पढ़ी भी, मगर उनकी भविष्यवाणी में से किसका अर्थ कैथरीन ने क्या निकाला वो तो भगवान ही जाने। लेकिन रानी ने अपने पति यानी कि फ्रांस के राजा को कहकर नस्ट्राडामस को पेरिस बुलवाया। लंबी यात्रा करके वो पेरिस के शाही दरबार पहुंचा। वहां पर रानी ने उसकी किताब सेंचुरी 1 में से 35वां पैराग्राफ पढ़ने के लिए उसे दिया, जिसमें कुछ गोल गोल शब्द थे जो थे द यंगर लायन विल ओवरकम द ऑर्डर इन सिंगल कॉम्बैट ऑन द फील्ड ऑफ वॉर, हिज आइज विल बी पियर्स्ड इन देयर गोल्डन हैम, टू वंडर्स बिकम वन एंड ही डाइड अ क्रूअल डेथ। नस्ट्राडामस ने ये 4 लाइनें फ्रांस के राजा हेनरी के लिए लिखी है। ऐसी कैथरीन को दहशत थी। अब रानी ने जो पकड़ ली थी उन 4 लाइनों का जवाब भी नस्ट्राडामस ने गोल गोल भाषा में ही दिया, क्योंकि राजा की मौत की भविष्यवाणी करके नस्ट्राडामस खुद की मौत नहीं बुलाना चाहता था। इसके बाद उसने रानी को कई सारी भविष्यवाणियां सुनाई, जिसके बदले में रानी ने उसे कई सारी स्वर्ण मुद्राएं भी दी और शाही खजाने से उसकी पेंशन भी शुरू करा दी। और उसके बाद नस्ट्राडामस घर वापस चला गया। हालांकि कैथरीन के मन में एक शंका तो थी, इसलिए उन्होंने राजा हेनरी को चिताया भी। लेकिन तलवारबाजी के शौकीन राजा हेनरी 10 जुलाई 1565 को एक तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहे और राजा हेनरी काउंट मोंटेगोमेरी के सामने तलवारबाजी का द्वंद्व युद्ध लड़ा। काउंट मोंटेगो राजा हेनरी के अंगरक्षक सेना के एक सेनापति थे। प्रतिस्पर्धा के नियमानुसार इन दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था और उस समय राजाओं का हेलमेट सोने का बना हुआ होता था। और इस प्रतिस्पर्धा में एक दुर्घटना हुई जहां मोंटेगोमेरी की तलवार राजा की आंख से होते हुए सीधा दिमाग में चली गई। राजा घायल हुआ और 10 दिन तक तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब यह घटना काफी थी नस्ट्राडामस को त्रिकालदर्शी प्रसिद्ध करने के लिए। ये भविष्यवाणी किसी आम आदमी के लिए नहीं थी, बल्कि फ्रांस के राजा को इस भविष्यवाणी के सामने झुकना पड़ा था। और स्वाभाविक था, इसके बाद पूरे यूरोप में नस्ट्राडामस की 4 किताबों ने लगभग धूम मचा दी थी। समय बीतता गया और उसकी कई सारी भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच होती गई। नस्ट्राडामस की भविष्यवाणी और भविष्य की घटनाएं जिस तरह से ताले के साथ चाबी सेट होती है, ऐसी सेट होती गई। हिटलर का सत्ता में आना, दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ, अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की हत्या, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का प्रहार, सद्दाम की एंटी अमेरिका जुम्बेश और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन सब में कुछ भी बाकी नहीं रहा। खासकर नस्ट्राडामस को त्रिकालदर्शी मानने वाले उसके भक्तों के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन विज्ञान, लॉजिक और भौतिक रूप से अगर हम सोचे तो नस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां कैसे लगेंगी। और दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्रेन एक्सरसाइज चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के तथ्यों पर ही विश्वास करता है। इसलिए अब हम नस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे। पहली बात, नस्ट्राडामस ने जितनी भी भविष्यवाणी की हैं वो बेसिर पैर की हैं और विशेषतः उसने उस घटना की तारीख, साल या ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं किया है। कोई घटना होने वाली है वो ऐसा तो लिखा है, मगर कब होने वाली है ये उन्होंने कभी नहीं लिखा। दूसरी तरफ 4 सेंचुरीज में मिलाकर टोटल 353 भविष्यवाणियां हैं और सभी एक दूसरे से अलग प्रकार की हैं। और सेंचुरीज लिखे हुए आज तक करीब 450 साल हो चुके हैं। इस बीच इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे जीन्स के पैंट रखने वाली एक दुकान में अगर कोई लंबा चौड़ा आदमी भी चले जाए तो उसे अपने नाप की पैंट जरूर मिल जाएगी। इसी तरह इतिहास में हुई लाखों घटनाओं के बीच कई सारी ऐसी घटनाएं भी मिल जाती हैं जिनका नस्ट्राडामस की किताब में उल्लेख मिल जाता है और उसमें भी दिन, तारीख या महीने का कोई झंझट नहीं है। और एक बात और, नस्ट्राडामस को भविष्यवक्ता नहीं बल्कि भूतवेत्ता कहा जाना चाहिए, क्योंकि नस्ट्राडामस की लिखी हुई भविष्यवाणियां बहुत ही गोलमोल है और इसकी भाषा कुछ इस तरह की कि इसके जितने अर्थ निकाल सको निकल सकते हैं। इसलिए नस्ट्राडामस के मानने वाले कोई किसी घटना के साथ उसकी भविष्यवाणियों का तालमेल बिठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माने हुए भविष्यवाणियां भविष्य की किसी घटना का खुद से बयान नहीं करती हैं, बल्कि वो इस बात का राह देखती हैं कि किस घटना के साथ कौन सी बात का तालमेल बिठाया जाए। और वर्ष 3797 तक यही सिलसिला जारी रहेगा। और ये बात भी है कि नस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को एक नहीं अनेक अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उसकी भविष्यवाणी में उसने विलेन न्यूए शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है नया शहर। और ऐसा ही एक शहर फ्रांस के कैपिटल पेरिस के पास भी आया हुआ है, जिसे न्यू सिटी कहा जाता है और वो 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे आया हुआ है। और ये न्यू शहर जब नेपोलियन इंग्लैंड के साथ लड़ाई कर रहा था तभी ज्वालाओं में भभक गया था। और दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मन विमानों ने इस शहर पर बमबारी की थी।
इसलिए नास्ट्राडामस की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली भविष्यवाणी दूसरी और भी कई घटनाओं के साथ तालमेल बिठा लेती है। मतलब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए ही थी, ऐसा निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है। और बात करें तो नास्ट्राडामस ने अपने वाक्यों के साथ बहुत सारे गेम खेले हैं, मतलब शब्दों के साथ खेला है, और इसलिए इसका मनगढ़ंत अर्थ लगाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण ले तो एक खूंखार युद्ध की भविष्यवाणी में नास्ट्राडामस ने आखिरी शब्दों में लिखा था कि मेबोस देन विल डाई। अब ये खूंखार युद्ध कौन सा? तो इराक वर्सेस अमेरिका, और मेबोस कौन? तो सद्दाम हुसैन। अब मेबोस और सद्दाम हुसैन के नाम का मेल तो बैठ नहीं रहा है, तो अगर नाम का मेल बिठाना हो तो नास्ट्राडामस के भक्तों को पूछ लो, तो वो तुरंत जवाब देंगे कि मेबोस शब्द को जब आईने के सामने रखेंगे तो वो सद्दाम दिखाई देगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लें तो ओसामा बिन लादेन में ओ हटा के यू बड़ा लिखो और ए भी हटा दो तो उसामा स्पेस बी हो जाएगा। और फिर इसे कुछ इस तरह से लिखो कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से तालमेल बैठ जाए। तो यू और बी को साथ में लिखना है, फिर एम एम, फिर साथ में एम पहले लाकर कैपिटल बना देना है और यूएस लिखना है। तो ऐसे तालमेल से बन जाएगा मेबोस। और जैसे ही मेबोस मरा, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। किसके लिए? इस केस में ओसामा बिन लादेन के लिए भी। तो भैया ये सब पूरा खेल है, गेम है, नास्ट्राडामस की किसी भी भविष्यवाणी को किसी भी घटना के साथ जोड़ने का। जहाँ थोड़ा बहुत तालमेल बैठता है भविष्यवाणी सच हो जाती है, और जहाँ तालमेल नहीं बैठता है वो भविष्यवाणी उसने की ही नहीं। ऊपर से नास्ट्राडामस ने जितनी भविष्यवाणियां की हैं उससे ज़्यादा तो उसके नाम लिख दी गई हैं। मतलब कि ये भविष्यवाणियां उसने की ही नहीं, उसकी सेंचुरीज किताब में से किसी में भी ये है ही नहीं, बस उसके नाम लिख दी गई हैं। वैसे तो नास्ट्राडामस के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 1556 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद अगर उनके बारे में कुछ कहें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि उसका नाम 3797 सन तक अमर रहने वाला है, क्योंकि उसने तब तक की भविष्यवाणी की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। याद से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।